ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल लिया कि जो सोडियम का अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अगर आप ऑब्जर्व करो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इन अदर वर्ड्स उसकी वैलेंसी 1 है। ओके, तो उसके लिए इजी है उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना एज कम्पेयर टू कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, क्योंकि जिस काम में कम एनर्जी लग रही है हम वही करते हैं, है ना? तो अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे, जो कि एक स्टेबल स्टेट होता है। उसके लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या एक जो अकेला इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में उसको लूज करे। तो ऑब्वियसली इट विल टेक द इजीएस्ट वे आउट, जिसमें उसकी कम से कम एनर्जी खर्च हो। अब देखो क्लोरीन के एटम को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया हुआ है। सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड अलग-अलग आपके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट को ऑब्जर्व करो, तो अगर आप देखो तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज अ हाई एनर्जी इंटरैक्शन, एक वो गेन कर ले। तो सोडियम एक लूज कर ले और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर ले। इस इसमें हालांकि वो दोनों न्यूट्रल नहीं रहेंगे, सोडियम बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज आयन। बट अब देखो तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, यानी ये दोनों जब वो कंबाइन हुए, दो डिफरेंट हमने एटम्स लिए, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के ही एटम है यहाँ पे, सोडियम एंड क्लोरीन, उनको हमने कंबाइन किया, एक सॉलिड बनाया जब वो, तो इस तरह से दोनों को स्टेबिलिटी मिली है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने डोनेट किया और क्लोरीन ने उसे एक्सेप्ट किया। तो ये आयनिक बॉन्ड है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the outermost shell of one element to another। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया, तो इस तरह से आपका सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन की हैं, यू कैन रीड दिस। आयनिक सॉलिड्स रिजिड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। They have very high melting points and boiling points. They're good insulators of electricity in their solid state and good conductors of electricity in their molten state. तो for example NaCl अगर solid state में आपके पास, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये insulator है with respect to electricity, ये electricity को insulate कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसका solution बना लिया, then you know that it has good electrical conductivity. ये हमेशा वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे बेंजीन या कुछ ऐसे सोल्यूशन, राइट? तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। अब नेक्स्ट आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कौन बताएगा क्या होता है? मैम जब शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कि दोनों स्टेबल हो जाए। मैम दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाए। When two and more electrons and atoms. ओके, ठीक है, सही है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आपके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो रहे हैं, कोई डोनेट नहीं कर रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दोनों के पास वो बराबर हक मेंटेन्ड है, ठीक है। तो इट इज अ सिंपल शेयरिंग। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है, जो ऑक्टेट अचीव करना है, वो सब शेयरिंग से अचीव हो रही है रादर देन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात की है, यानी दो क्लोरीन एटम्स दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड मेड अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे शेयरिंग के थ्रू हुआ है। ओके, क्योंकि हर एक क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट वाले को क्रॉस से किया गया है, सो दैट आपको पता चले कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। तो अब ना लेफ्ट वाला क्लोरीन डोनेट कर सकता था अपने 7 इलेक्ट्रॉन और ना राइट वाला कर सकता था, तो वो किसी के लिए फेवरेबल नहीं होता वो चीज, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है।
तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग ही सबसे फीजिबल सोल्यूशन है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो ये तो हमने देखा एक दो सिमिलर टाइप के एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बट आपके पास दो या उससे ज्यादा डिसिमिलर एटम्स भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे H2O, उसका भी पॉसिबल है कोवेलेंट बॉन्ड बनना। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि अच्छा कौन से मटेरियल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल। Yeah, so you can give example of chlorine molecule, you can give example of water molecule. Ma'am, nitrogen. Okay. Yeah, nitrogen. Okay. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब ये भी आप देख सकते हैं। यूजुअली ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अगर आपको ध्यान हो तो आयनिक कंपाउंड्स में ये सेकंड पॉइंट था हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे लो होता है। वाटर में वो सॉल्युबल थे, ये इनसॉल्युबल है वाटर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स वो स्लाइटली सॉल्युबल, और यहाँ पे ये है कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस के। अब मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल एज सच फॉर दिस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस हम टॉपिक पे थे तो मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया उसके बारे में भी। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ मेटल्स में होगा, ये इस तरह की बॉन्डिंग, यानी कि आपके पास मेटल के एटम्स हैं और तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं काफी इजीली। ठीक है, एंड एक they form like a sea of electrons outside in between the metal ions. देखो कैसे है, राइट साइड का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने सिल्वर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो अगर सिल्वर के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें आ रहा है, तो नेचुरली ये एक पॉजिटिव आयन बन गया सिल्वर, और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हर एक एटम अगर उस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो सारे बन जाएंगे आयंस सराउंडेड बाय, सो दीज आर मेटल आयंस सराउंडेड बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो ब्लैक में डिनोट किया हुआ है बीच की स्पेस में, वो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। ओके, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है मेटालिक सॉलिड्स की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एंड दे हैव अ ब्राइट लस्टर, यानी शाइन होती है उनमें। ठीक है, एंड दे आर मैल्लेबल एंड डक्टाइल। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किसी को याद है? मैम पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उस वजह से बॉन्डिंग होती है। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल कॉन्फ़िगरेशन। वही इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आपका ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रिलेटिव टू हाइड्रोजन, तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो उनके बीच जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि देयर इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, और कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, मैं उसे बॉन्डिंग की तरह डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, इट्स अ वीक बॉन्ड बट इट इज स्टिल अ बॉन्ड। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये H2O का एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये डायरेक्शनल होती हैं क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड होगी। स्ट्रॉन्ग, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब दिस विल बी दिस इज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसलिए बोला गया रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनका लो होता है। ठीक है, इनमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नेचुरली ये कंडक्शन के काम के तो नहीं है, बट दे आर गुड इंसुलेटर्स। They are soluble in both polar and non-polar solvents. They are transparent to light. Example इसके जैसे एक यहाँ हमने लिया था water, दूसरा example हो सकता है ammonia. ठीक है,
वैन डर वाल्स बॉन्डिंग पता है किसी को किस तरह के मटेरियल्स में होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है ये बेसिकली. दिस इज नॉट मैम ग्रेफाइट होती है. क्या होती है? मैम ग्रेफाइट हाँ. की एक लेयर से दूसरी लेयर में भी होती है ये. हाँ, परफेक्ट. मैम ग्रेफाइट की बहुत 2 वीक लेयर बॉन्डिंग होती है, वीक हाँ. बॉन्डिंग बहुत होती है. ठीक इजीली है. टूट जाती है। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच की बात है. बाकी सारे हमारे केसेस थे बिटवीन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स बॉन्डिंग. ये दोनों बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों रिलेटिवली वीक बॉन्डिंग है. हाँ, वैन डर वाल्स से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं चाहिए बट थोड़ा हमारा रिव्यू हो गया इससे इस टॉपिक का. नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड में किस तरह से अरेंज्ड है, उनका रिलेटिव पोजीशन या ओरिएंटेशन क्या है एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, इट्स द यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स in a crystalline liquid or solid. A crystal structure is composed of a pattern, a set of atoms arranged in a particular way and a lattice exhibiting long range order and symmetry. अभी समझ आएगा आपको ये क्या है. चलो डायग्राम ही देख लेते हैं पहले. तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. एक होता है लैटिस, जो मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में लिखा हुआ है, ब्लैक डॉट्स बनाए हुए हैं जो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है एक तरह से. लैटिस इंडिकेट कर रहा है पोजीशंस इन स्पेस, जहां पर कोई एलिमेंट आके जगह वो ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, और वो कौन सा एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं बेसिस या मोटिव, जो उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, जो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंटेड है. तो अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. एक तो क्रिस्टल लैटिस है और दूसरा बेसिस है. बेसिस को हम मोटिव भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड में आप देखो कुछ ऐसे अरेंजमेंट है. फर्स्ट रो में 3, सेकंड रो में 3 और लास्ट रो में भी 3. सब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं कि हाँ ये लोकेशन है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, लेकिन दीज आर द प्लेसेस वेयर माय बेसिस कैन कम. इन प्लेसेस को ही ऑक्यूपाई करेगा बेसिस. और वो बेसिस क्या है? से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 एटम्स, एक ब्लू और रेड से जो रिप्रेजेंट किया है. अगर आप राइट साइड में अब जो रिजल्टेंट है उसे ऑब्जर्व करो तो वो उसी लोकेशंस पे प्लेस किया गया है. तो इस तरह से जो रिजल्टेंट आपको मिला वो मिल गया आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो लैटिस को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कैसे रिपीट करना है किसी चीज को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और मोटिव या बेसिस रिप्रेजेंट करना है कि अच्छा किस चीज को रिपीट करना है. जैसे इस केस में ये रेड एंड ब्लू मॉलिक्यूल था जो रिपीट हुआ था. कैसे रिपीट हुआ था? इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो स्पेसिफाइड था क्रिस्टल लैटिस में. ठीक है, तो लैटिस इज द अंडरलाइंग पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड basis is the entity associated with each lattice points. ये क्लियर हुआ आपको? Yes, देख लो. ma'am. ओके. यूनिट सेल क्या होता है? Ma'am, at a smallest unit particle, Of smallest unit of molecule, sorry, एटम। atom, sorry. क्रिस्टल लैटिस का भी तो होता है मैम यूनिट. हाँ, ये आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है. ठीक है, इस डायग्राम से आप देख पाएंगे. अगर जो लेफ्ट साइड में है ये आपका पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, तो अगर देखो जो शेडेड पोर्शन है वो यूनिट सेल है मेरा. यानी कि वो एक बेसिक एलिमेंट है जिसको अगर मैं 3D स्पेस में रिपीट करते जाऊं, ठीक है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट एवरीवेयर हर डायरेक्शन में उसे रिपीट कर लूं तो मुझे एक क्रिस्टल मिल जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, तो यानी कि वो बेसिक चीज जिसको रिपीट करने पे 3 डायमेंशन पे मुझे पूरे के पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाता है, उस चीज का हम बोलते हैं यूनिट सेल. ठीक है, इसलिए यूनिट सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं बोल सकती हूँ. ठीक है, तो इसमें ये कोई एक एटम नहीं है. यूनिट सेल के अंदर मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं. तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स by the repetition of which in 3 dimension we can get the total crystal, उसी चीज को हम यूनिट सेल बोलते हैं.
ठीक है। तो अब यूनिट सेल इज डिटरमिन्ड बाय 6 लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट्स हैं जो आपका यूनिट सेल है उसकी एजेस की लेंथ, उसका मतलब जो हर साइड है, जैसे अगर क्यूबिक लैटिस अगर मैं मान रही हूँ तो उस यूनिट सेल में उसके जो एजेस हैं उसकी लेंथ को मैं ए बी सी बोलूंगी और आपस में उनके जो एंगल्स हैं उनको अल्फा बीटा और गामा बोलूंगी। तो ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको मिला के हम बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट्स। यहाँ पे डिनोट किया हुआ है राइट साइड में, अगर आप देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ है इस यूनिट सेल की उसे ए बोला है, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ को बी और जेड के लॉन्ग सी। सिमिलरली बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, राइट। ए और बी के एंगल बीच में जो है वो गामा है, ए और सी के बीच में बीटा है, ठीक है। ओके तो उसमें लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट भी था उसमें कुछ? हाँ यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है, आपको बता दिया मैंने ये चीज कि यही लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? लेंथ ऑफ द एजेस एंड एंगल्स बिटवीन देम। ओके ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि कितने तरह के आपका क्रिस्टल सिस्टम्स बन सकते हैं। यानी कि मैं बोलूंगी कि आई हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बेस्ड ऑन द लैटिस पैरामीटर्स। यही जो मैंने 6 पैरामीटर्स बोले इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से कितने तरह के सिस्टम्स मिल सकते हैं। ये 7 हैं, ये आपको पता होने चाहिए। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, उसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, उसी का ऑल्टरनेट नाम है, ठीक है। तो हमारे पास 7 सिस्टम्स हैं ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। ये सातों मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओहो, शुरू से शुरू, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये देखो मैंने ये सातों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। 7 सिस्टम्स है। सिंपल क्यूबिक में क्या लिखा है कि लेंथ्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं एंड इक्वल टू 90 डिग्रीज है। यानी आपस में सारे जो लेंस हैं वो परपेंडिकुलर है। टेट्रागोनल में क्या बोला है? 2 साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, और एंगल अभी भी सबके इक्वल हैं और 90 डिग्री है। ठीक है। सिमिलरली अब ऑर्थोरोम्बिक में देखो तो यहाँ तो सारी साइड्स अनइक्वल है लेकिन एंगल अभी भी इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्रीज भी है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो ये 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें अलग अलग रिलेटिव वैल्यूज ऑफ लेंथ या एंगल है, या एंगल की वैल्यू कई बार आपकी 90 क्या 120 भी हो सकती है। देखो लास्ट वाले केस में देखो हेक्सागोनल सिस्टम में आपका लेंथ 2 इक्वल हैं, थर्ड से अनइक्वल है, एंगल 2 इक्वल हैं और इक्वल टू 90 लेकिन एक एंगल 120 डिग्री। तो ये जो इस पेज पे जो भी है ये जो पैरामीटर्स आपको सब ये याद होने चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं ये लैटिस पैरामीटर्स, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है। मैम में आएगा एग्जाम में? बिल्कुल, कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, गेट वगैरह में भी आता है। तो दिस इज समथिंग जो थोड़ा रटने वाला है, पता है मुझे, पर ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्टकट निकाल लो, कोई तरीका निकाल लो याद करने का, या डायग्राम देख के अगर समझ आ रहा है तो जैसे भी, बट आपको ये 6 पैरामीटर्स इन सातों केस के लिए पता होने चाहिए। मैम आज थोड़ा सा इसको मतलब कि एक बार लिख लेंगे इसको पूरा। हम बिल्कुल, आप इसका एक टेबल बना लो और देख लो फिर क्या। मैंने इसकी फोटो क्लिक कर ली, तो अब जब क्लास खत्म होगा उसके बाद बना लूंगी। हाँ आप कर लेना। इनफैक्ट फोटो क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है आपको, मैं प्रेजेंटेशन तो शेयर करती हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन तो अपलोड हो जाएगा आराम से, आप अपने पेस पे भी पढ़ सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेबल बना लेना, एक उसमें लिखना जो आपका सिस्टम है लाइक सिंपल क्यूबिक टेट्रागोनल ये सब, सेकंड कॉलम में लिखना आप ये लेंथ वाले पैरामीटर्स, और थर्ड में लिखना एंगल्स। फिर आपको कुछ ना कुछ पैटर्न अपने हिसाब से याद करने का कुछ ना कुछ तरीका दिख जाएगा, या ऑब्जर्वेशन अगर आप डायग्राम को देख के कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करे, बट दिस इज रिक्वायर्ड। देख लो एक बार।
ठीक है इतना? अंडरस्टूड? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, तो हमारा एक टॉपिक है रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स शायद आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, हल्का सा रिव्यू या इंट्रोडक्शन एक तरह से आप मान लो। फर्स्ट सेमेस्टर में था थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में था, चलो बढ़िया है, आपको तो आता होगा। क्या होता है फिर क्वांटम मैकेनिक्स में? जितना पता है वो बता दो। मैम एनर्जी के क्वांटाइजेशन का होता है ना। एनर्जी क्वांटाइज होती है। रेडिएशन और ऑफ मैम ब्लैक। ये पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी, अच्छा, इक्वेशंस पढ़ी थी फिर। मैक्सवेल Okay. इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, नहीं मैम, Okay. स्क्रॉडिंजर। श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके ओके, ठीक है। चलो इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में। So, many events involving electrons and atoms did not obey the classical law of mechanics. तो जब हमारे पास quantum mechanics नहीं था, तो हम मान के चलते थे कि जो classical laws हैं या जो न्यूटन के laws हैं basically, वो हर चीज को, हर एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि नहीं, देर आर सर्टेन केसेस, स्पेशली अगर हम एटॉमिक लेवल पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो क्लासिकल लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे उसे बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन लॉज, वो नहीं फॉलो हो रहा है। तो ये एक नीड फील हुई कि हाँ, इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन होगा। दैट इज व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड। तो क्वांटम मैकेनिक्स वुड बी एप्लीकेबल किसके लिए? एटॉमिक लेवल के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की जब हम बात कर रहे हैं, मैक्रो स्केल पे बात कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ, अभी भी न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स या क्लासिकल लॉज जिसे बोलते हैं, वो अभी भी वैलिड है। मैम बट यूनिवर्स के बाहर तो न्यूटन लॉ फॉलो नहीं हो पाते इतने अच्छे तरीके से। हाँ, ओके। यस मैम। तो मैम हम ये भी नहीं कह सकते ना कि मतलब बड़े ऑब्जेक्ट पे तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पे भी फॉलो नहीं होते कई बार। ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, चलो ये मैं भी देख लूंगी क्या होता है उसमें। ओके, तो प्लैंक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने ये पाया कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अगर हम क्लासिकल लॉज ऑफ मैकेनिक्स को यूज कर रहे हैं। इसके बाद नील्स बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ऑब्जर्वेशन किया, डी ब्रोगली ने वेव और वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात की। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहे थे, that led to the development of quantum mechanics, even the duality of wave. So duality of particle आया from Bohr and de Broglie. Duality of wave came from Heisenberg and Schrödinger. तो यानी कि वेव का भी डुअल नेचर है और पार्टिकल का भी डुअल नेचर है, वेव पार्टिकल डुअलिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अराउंड 1920s में डेवलप हो रहे थे। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और दो उन्होंने पैरेलल सिस्टम्स बनाए जिससे वो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। जो हाइजेनबर्ग का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और जो श्रोडिंगर का तरीका होता है जिसमें वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। पर इवन दो ये दो अप्रोचेस हमें डिफरेंट लगे, इवेंचुअली जो हमें रिजल्ट मिलता है जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बाद, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इसलिए दोनों को ही माना जाता है कि हाँ, दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी क्वांटा, वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, पहला वाला की एनर्जी क्वांटाइज होती है, दूसरा वाला की वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। थर्ड वाला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखते हैं इन तीनों को।
तो एनर्जी क्वांटा वाली चीज हमें कैसे पता चली? ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो मुझे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहे हैं और जो क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट करती, उनके बीच में आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, दोस टू रिजल्ट्स आर टोटली डिफरेंट। तो होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने सिंपली एक क्लीन सरफेस ली मटेरियल की, उस पे मोनोक्रोमैटिक लाइट को इंसिडेंट कराया यानी शाइन कराया, और फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उससे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला है जिसे, क्योंकि फोटो इंसिडेंट है, उसके रिजल्ट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, now according to classical physics, if the intensity of light is large enough, work function of the material will be overcome and the electron will be emitted to the surface independent of incident frequency। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती है कि किसी भी मटेरियल का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जितनी अगर तुम उसे प्रोवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है वो एमिट हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अलावा के हिसाब से ये सिर्फ डिपेंड करती है तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, और जो तुमने लाइट को इंसिडेंट कराया उसकी फ्रीक्वेंसी से तो फर्क ही नहीं पड़ता। यानी दिस एंटायर प्रोसेस कि मैंने लाइट को शाइन कराया और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। पर ऐसा रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया। उन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक, यानी कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लो, तक तो कोई एमिशन हो ही नहीं रहा है, राइट? यहाँ मैंने लिखा है ये चीज, the observed effect is that at a constant incident intensity, the maximum kinetic energy of photoelectron varies linearly with frequency, with a limiting frequency of f is equal to f naught, below which no photoelectron is produced। तो अगर मैं अपना लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट फैक्टर मान लूं, ठीक है, और अब मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रही हूँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किस काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट हो रहा है, तो मैं तो इसमें इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड कट ऑफ और लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। अगर मेरी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है, तो चाहे जितनी मर्जी उसकी इंटेंसिटी हो, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, if the incident light varies at a constant frequency, the rate of photo electron emission changes, but maximum kinetic energy remains same। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम मानते हैं कि दिस काइंड ऑफ हाईलाइटेड द इनकंसिस्टेंसी इन क्लासिकल थ्योरी, कि क्लासिकल थ्योरी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे कि इलेक्ट्रॉन एमिट, भाई तुमने इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन को एमिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद प्लैंक ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है। एनर्जी इज नॉट अ कंटिन्यूस थिंग, इट इज इन समथिंग कॉल्ड डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ दीज क्वांटा इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच एफ या एच न्यू बोल सकते हैं। एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ भी बोल सकते हैं उसे, और एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.625 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये उन्होंने बोला था कि कोई थर्मल रेडिएशन अगर एक हीटेड सरफेस से एमिट हो रहा है, तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो एनर्जी क्वांटा इसके क्या होंगे? एच एफ या E इज इक्वल टू एच न्यू, जो पॉपुलर इक्वेशन है। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लैंक ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया उसको आइंस्टाइन ने यूज करके अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में जो वो लाइट है वो भी एक वेव नहीं है, इवन इट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स या बंडल्स या क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने बोला फोटोन, जिसकी एनर्जी अगेन इज गिवन बाय
इज इक्वल टू एच न्यू। यानी कि अगेन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी अगर है, अगर राइट साइड में एफ टर्म है, राइट, यानी एनर्जी का पैकेट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन ने जो प्लैंक ने ये इक्वेशन दी थी, क्वांटा का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसको यूज करके ये एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास लाइट इज नॉट बिहेविंग एज अ वेव, इन फैक्ट इट इज बिहेविंग as if it is made up of some discrete packets or bundles or quanta of energy. The particle like packets of energy is called photon, जिसकी energy हम देते हैं E is equal to hf या is equal to h nu से. A photon with sufficient energy can knock an electron from the surface of the material. The minimum energy required to remove the electron is called work function. ये चीज हमने work function के बारे में आपको बताया कि कितनी minimum energy मैं दूं उस material को कि उससे electron material से ही remove हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने मोनोक्रोमैटिक यानी कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिया, मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कांस्टेंट लेकर के अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल और इससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जैसे टी से डिपेक्ट किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन ये है कि इट शोज द डिस्क्रीट नेचर ऑफ फोटोन, कि फोटोन की लाइट एनर्जी इज नॉट अ वेव, it is made up of n number of photons or packets of energy. Packet यानी particle like behavior को डिपेक्ट करता है। ठीक है, हेलो, ओके। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ इसी पे बेस्ड, छोटा सा है, ट्राई करते हैं। कैलकुलेटर है आपके पास? मैम अभी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिन से पता नहीं कहाँ पर है। अरे तो अपने कंप्यूटर में तो कर सकते हो कैलकुलेशन। मैम फोन में कर लेंगे आप दो। एक सेकंड, आई विल शेयर अनदर स्क्रीन विद यू। ब्लैक बोर्ड शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ। विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी, लिख लो या तो देख लो। कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी corresponding to wavelength, यानी E निकालना है, corresponding to wavelength, wavelength की वैल्यू में लिख रही हूँ 0.708 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन। यानी कि आपको वेवलेंथ गिवन है और आपको एनर्जी निकालनी है। मैम एच की वैल्यू क्या थी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ 6.6। 6.625 into 10⁻34। हाँ, तो कई बार एग्जाम में नहीं भी दिया होता तो आपको ये पता होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है कि आपको पता होगी। नेवर माइंड, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ 0.708 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, ये ध्यान देना। हिंट है आपके लिए, वैसे आपको पता ही होगा, E is equal to h nu. This is your hint. Try to solve it.
मैम 28.07 to 10 के पावर माइनस 34 10 के पावर माइनस 34 10 पर माइनस 34 इसमें कौन सी यूनिट है? जूल है। पहले जूल में बताओ आंसर, उसके बाद एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम कन्वर्ट करेंगे उसे। मैम 28.07 into 10 to the power minus 20. नो, ये जूल सेकंड यूनिट क्या एक बार देखो। पर मीटर मैम जूल्स होगी। वैल्यू कितनी बताई आपने? 28.07 into 10 raised to the power 30 minus 34 10 पर माइनस 34 नहीं, चेक करो आप आंसर। अच्छा, आपने वेवलेंथ को कैसे यूज किया है इसमें, ये बताओ। मैम फॉर्मूला था ना एक C इज इक्वल टू वो था ना लैम्डा इनटू म्यू शायद। एक मिनट। ये यूज किया म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी है। Yes मैम यही यूज किया है। सी की वैल्यू क्या यूज की है और लैम्डा की वैल्यू क्या यूज की है, ये बता दो फिर सही आ जाएगा आंसर। मैम C by lambda आ रहा है 4.237 into 10 के power 14। वैल्यू क्या यूज की है सी की आपने? क्या मैम? सी की वैल्यू, सॉरी, सी की वैल्यू क्या यूज की है? 3 into 10 raised to power 8। 3 into 10 raised by 8। यूनिट क्या? Yes मैम। यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और लैम्डा की क्या वैल्यू यूज की है वेवलेंथ की? मैम 0.708 into 10 के पावर माइनस 6, क्योंकि मैम मीटर में चेंज कर दिया ना। ओके, -6 सबका ये आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो या तो आप पूरे को मीटर में चेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पे और इसमें भी मीटर में रखेंगे, या फिर आप पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर जैसे सेंटीमीटर में लैम्डा गिवन है, अगर मैं उसे एज इट इज रिटेन करूँ तो न्यूमरेटर में 3 into 10 raised to power 10 ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को आप डिवाइड करो, सी बाय लैम्डा आ जाएगा, उसको एच से मल्टीप्लाई करो, एच की वैल्यू 6.625 into 10 raised to power -34 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है वैल्यू? मैम 28.07 into 10 के पावर -20। -20 कैसे आ रहा है? -32। -20 -32, अरे सेम आंसर तो आ जाए दो लोगों का, बताओ। चेक करो कैलकुलेशन। कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है? मैम 28.07 10 to the power 20 आ रहा है। -20 नहीं आ रहा गौरव? हाँ, एक तो -20 आ रहा है।
यस मैम -20 है। -20 आ रहा है मैम, मैंने 2 बार चेक कर लिया। अच्छा, ठीक है, मैं भी एक और बार फिर से चेक कर लेती हूँ। आप इसे मीनवाइल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। ये अभी जूल्स में आई है एनर्जी, और मैंने कल बताया था कि कॉमनली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट होगा। कल हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था। 0.49 into 10 raised to power minus 19 19. 1. हाँ, बताओ मुझे रिजल्ट बताओ, फिर आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आई है वैल्यू। 4.49 into 10 raised to power minus 19. बाकी सब बताओ क्या आ रही है वैल्यूज। मैम 1.754 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने क्या किया है, जो आपको वैल्यू मिली थी इन जूल्स, उसको मैम आपने उसको डिवाइड बाय 1.6 into 10 के पावर माइनस 19। 1.75 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.75 इनटू यस मैम, दैट मैम वाज यही आ रहा है। मैम यही आ रहा है 1.754। हाँ मतलब वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सबका सेम आंसर आ गया। यस मैम। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं? वैसे तो सारी वैल्यूज आपको पता है, इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो एक बार कैलसी में कर लोगे तो एज सच कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने फोटोन एनर्जी हमें निकालनी थी, और हमें फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक और रिलेशन हमें पता था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना है कि यूनिट सेम कर लो, या सबको सेंटीमीटर में कर लो या सबको मीटर में कर लो, तो जो भी करना है। जो अभी आंसर मिलेगा थ्रू दिस विल बी इन जूल्स। अब यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये 10 रेज़ टू पावर -20 या 10 रेज़ टू -15 एक्सप्रेस करने का से ज्यादा कन्वीनियंट वे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना। और जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 into 10 raised to power -19। ठीक है, सबने फिनिश कर लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, to the present then। तो क्वांटम मैकेनिक्स के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला वाला था एनर्जी क्वांटा के बारे में, और जो E इज इक्वल टू एच न्यू, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन हमने डिस्कस की। दूसरा कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, ये अब हम देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये पता चला कि लाइट वेव नहीं है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। वो पार्टिकल है क्या? क्वांटम ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो वी फाउंड आउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव्स। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब वेव्स का पार्टिकल नेचर हमें पता चला थ्रू सम अदर एक्सपेरिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट था, कॉम्पटन इफेक्ट करके एक्सपेरिमेंट था। वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो फिर एक अलग ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा कैसे ये सारा डेवलपमेंट हुआ, और अगर किसी में कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल है, वो हम कवर करेंगे। तो हमें ये चीज़ें पता चली कि लाइट
ये जो कि वैसे एक वेव है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। सिमिलरली इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अगेन एक वेव है, वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। डी ब्रॉगली ने इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट बताया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स, यानी कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इन्होंने यही बोला कि अगर आपकी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, दिस इज पार्टिकल्स, आपके पार्टिकल्स को भी वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए। दिस वाज द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट ही गेव। तो it was basically a hypothesis, it wasn't experimentally tested at that time. डी ब्रॉगली ने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया था कि अगर ऐसा है तो, क्योंकि नेचर में हर तरह से सिमेट्री होती है, तो आपके पार्टिकल्स को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल, और डी ब्रॉगली को माना जाता है कि उन्होंने दिया है वेव पार्टिकल डुअलिटी का प्रिंसिपल। तो इसमें दो इक्वेशंस आपकी आती हैं। तो उन्होंने बोला है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h बाय लैम्डा। लैम्डा वही है आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स और उसी वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं लैम्डा। और h अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.625 into 10⁻34। तो ये इन्होंने रिलेशन बताया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन डी ब्रॉगली ने जो दी, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये रिलेशन है किन दो क्वांटिटीज के बीच में, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। ओके, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली, इन्होंने ये बोला कि वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे तो मोमेंटम की बात की थी, मोमेंटम ऑफ अ वेव की बात। अब देखो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट वैसे क्लासिकल वे में इज रिलेटेड टू पार्टिकल्स, और वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट इन आवर क्लासिकल थ्योरीज इज रिलेटेड टू से लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेसिकली वेव से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिया है कि पहली वाली इक्वेशन में ये बता रहे हैं अबाउट द मोमेंटम ऑफ अ वेव, फोटोन जो कि एक लाइट है या वेव है, उसके मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और दूसरे में इसका ऑपोजिट, यानी कि आपके पास एक पार्टिकल है से लाइक एन इलेक्ट्रॉन जिसका मोमेंटम है p, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसको लैम्डा बोला है। तो ये दो रिलेशंस होते हैं, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन या फिर वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, इन दोनों के लिए। तो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, इसी का ऑपोजिट लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। ठीक है, p यहाँ पे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, लैम्डा को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं, बिकॉज ये चीज डी ब्रॉगली ने ही हाइपोथेसिस दिया था कि पार्टिकल्स को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए टू मेंटेन सिमेट्री। तो मैटर वेव भी बोलते हैं या डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं, और लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इस वजह से। ठीक है, इस पे एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वन सेकेंड। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। Okay. An electron is traveling at a velocity of 10 raised to 7 centimeters per second. Calculate the de Broglie wavelength. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको गिवन है एक, हाँ हाँ मैं लिख रही हूँ, डोंट वरी, आई विल टेक अ थिकर पेन। ठीक है, electron is traveling at a velocity of 10 raised to 7 centimeter per second. आपको कैलकुलेट करनी है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ये कैलकुलेट करो।
स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड आउट कर रही हूँ. Electron is traveling at a velocity of 10⁷ centimeter per second. Calculate the de Broglie wavelength. Try करो. इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. द पार्टिकल हियर जिसकी वेवलेंथ निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन है. मैम सेंटीमीटर में. क्या बता रहे हैं आप? मैम कुछ नहीं. हाँ, क्वेश्चन गिवन है कि आपकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहा है 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी कि 10⁵ मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं आप. जिस भी यूनिट में आप रखना चाहें सब चीजें सेम यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए. दैट्स ऑल. फाइनली वेवलेंथ आप मुझे एंगस्ट्रॉन्ग में बता दो. एंगस्ट्रॉन्ग पता ही होगा आपको, 10⁻10 मीटर होता है, राइट? वेवलेंथ को कॉमनली हम एंगस्ट्रॉन्ग में एक्सप्रेस करते हैं. दैट्स व्हाई. हो रही है कोई प्रोग्रेस? बता तो दो. किसी का मोमेंटम यस मैम कैलकुलेट कर हुआ? रहे हैं. मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया ये बताओ मुझे. मैम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, 9.1 इंटू 10⁻31. मोमेंटम होता है m इंटू v. परफेक्ट परफेक्ट. ये आपने क्रैक कर लिया तो हो गया क्वेश्चन. ठीक है. फाइनल मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में बताओ. मीटर में बता दो, फिर एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे. मैम 0.728 इंटू 10⁻12. एंगस्ट्रॉन्ग में कितना आंसर मैम है? मीटर में आ रही है अभी. आर्मस्ट्रॉन्ग में कर रही है. बाकी लोग भी आंसर बताओ. सॉल्व हो पा रहे हैं? यस मैम. 0.7280 क्या आगे यूनिट? मीटर से. मतलब 0.728 मीटर. दैट्स ऑल. चेक करो आप अपना आंसर. पहले मोमेंटम हम निकाल लेंगे कैसे? mv से. मोमेंटम हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसी का मास लेंगे, उसी की वेलोसिटी लेंगे. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी हमें गिवन है और मास हमें एज अ कांस्टेंट पता है. इट इज 9.11 10⁻31. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द वेलोसिटी गिवन. मीटर पर सेकंड में ले लेती हूँ डायरेक्टली, 10⁵. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 9.11 10⁻31 प्लस 5 जाएगा -26. अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो ये हमें रिलेशन पता है जो डी ब्रॉगली की सेकंड इक्वेशन थी, h/p. h अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में जैसा कि देखा था, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34. मैम हाँ जी. मैम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁻9 नहीं होनी चाहिए मीटर में कन्वर्ट करने के बाद? इंटू 10⁻2 करेंगे 5 की जगह. नहीं. क्यों मैम? सेंटीमीटर में चीज ज्यादा होगी अच्छा, या हाँ. मीटर में ज्यादा होगी? सॉरी मैम, सॉरी. हाँ.
10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सिंपली बोल लो कि डिवाइड कर दोगे 100 से। यहाँ तक सबका सेम आ रहा है ना, जितना मैंने सॉल्व किया? यस मैम। तो यानी मैं इसे अब डिवाइड कर रही हूँ, जो हमने पी कैलकुलेट किया था उस वैल्यू को सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अरे भाई, पेन इज रनिंग अवे। 9.11 10⁻⁻26। सिंपली इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ रही है ये बता दो मुझे। हम 7.280 into 10⁻⁻18 मैम 0.7 मैम 0.728 into 10⁻18 -8 हाँ। मैम मैम -8 -18 आ रहा है मेरा तो। नहीं 18 तो नहीं आएगा, आप चेक कर लो एक बार फिर से अपनी -18 कैलकुलेशन। मैम 0.72 into 10⁻² आ रहा है मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग में। सब लोग बताओ, एक कॉमन आंसर नहीं आ रहा क्या? ये बस सिंपली डिवाइड तो करना है इसे। मैम मेरा सही है 0.727 10⁻8 मीटर में आपकी वैल्यू ऐसी कुछ आएगी, 7.27 या 7.28 लगा लो मीटर। एंगस्ट्रॉन्ग में ये वैल्यू आएगी 72.7 एंगस्ट्रॉन्ग। ये आ रहा है किसी का आंसर? um, 72.8 आ रहा है मैम। हाँ ठीक है मतलब। ठीक, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया होगा ना, आपने राउंड ऑफ मैम किया हाँ, होगा यहाँ ठीक पे। है, तो ये ठीक है वैल्यू मैम। सबकी मैच हो गई। Yeah. एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लो। यस मैम आ गया 72.8। ठीक है, तो ये आपका एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली के जो उसने दो इक्वेशन दी थी उस पे, या तो आपसे वो जो पहली वाली इक्वेशन दी थी उस पे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इस पे पूछ सकते हैं कि भी या तो पी देंगे या लैम्डा देंगे, वन ऑफ द टू थिंग्स। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पे बन सकता है। ठीक है, आई क्लोज दिस नाउ। Let's get back to the presentation. अच्छा, अटेंडेंस कौन देने वाला था मुझे? नाम तो बताओ। बाला। बाला। बाला agrees or disagrees? No comments? क्या हुआ? बाला है भी ऑनलाइन? बताओ। मैम काम कर रहा होगा मैम, अच्छा अटेंडेंस ही ले रहा था वो। अच्छा, नहीं अटेंडेंस शाम को दे देना। अभी क्लास कर लो। मैं उसमें रोल नंबर मांगा था। ठीक है, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर ही लोगे। रोल नंबर, नेम ये दे देना, कल की और आज की अटेंडेंस दे देना। ठीक है, शाम तक भेज देना। ओके शाम तक चैट पे दो लोगों की रोल नंबर नहीं पता, बस बाकी सबका हो गया है। ओके मेरी ठीक लगा है। दी। हाँ, तेरी तो मोहम्मद कैफ की और मुकुल की। अच्छा, कौन जो एब्सेंट है उसका, जो एब्सेंट है ना उसका भी मैम वो नाम तो लिख दोनों देना। दिन एब्सेंट थे, मतलब मोहम्मद कैफ और मुकुल। हाँ तो तो उनका लेकिन रोल नंबर लिस्ट नहीं याद में नहीं है, कोई बात नहीं, रोल नंबर बाकी आप सबके लग गई। एटलीस्ट उनका नाम लिख देना और उसके सामने एब्सेंट लिख देना, सो दैट आई नो कि क्लास में कौन कौन है। ठीक है, फिर थर्ड मेजर कॉन्सेप्ट आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, उसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद है किसी को? बताओ। ओके मैम। मैम इसमें शायद पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पे हम या तो कांस्टेंट ही रहती है या फिर हम
वो नहीं कर पा रहे, मैम मतलब एक टाइम पे आप उसकी नहीं पोजीशन कर बता पाते सकते हैं या फिर उसकी स्पीड बता सकते हैं। हाँ मतलब दोनों चीज नहीं बता सकते एक बारी में, फिर दोनों टाइम एक बारी में चेंज होती रहेंगी। मैम क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है ना, या फिर आप उसकी एक बार में पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं या या फिर स्पीड उसकी बता दो। स्पीड। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट प्रिसिजन के साथ नहीं कुछ चीजें नहीं बता पाते हैं किस तरह के पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक स्केल पे। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के। पहला वाला रिलेट करता है अबाउट पोजीशन वर्सेस मोमेंटम, कि दोनों में से एक ही आप एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं एक सर्टेन एक्यूरेसी के साथ फॉर से एन इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बोल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रिलेट करता है energy of the particle and the instant of time the particle has this energy, यानी जिस टाइम पे हम उस एनर्जी को मेजर कर रहे हैं वो टाइम और वो पर्टिकुलर एनर्जी जिसको मेजर करना है वो दोनों भी हम पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं मेजर कर सकते एट द सेम टाइम। तो ये दो स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फर्स्ट स्टेटमेंट याद रहता है, बट सेकंड भी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का ही पार्ट है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब with absolute accuracy the position and momentum of a particle। यानी कि अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली बता देते हो तो यानी आपके मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, एंड द अदर वे अराउंड, कि मोमेंटम सही बता रहे हो तो पोजीशन जो आप बता रहे हो वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो उतनी सर्टेनिटी उसमें है नहीं। ओके, क्या लिख दिया? If the uncertainty in the momentum is delta p, uncertainties को delta से represent किया, ठीक है। आप ऐसे ही delta p, delta x और next वाले में वो भी देखेंगे आप नेक्स्ट एनर्जी और टाइम के रेस्पेक्ट में डेल्टा ई और डेल्टा टी। तो डेल्टाज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी को, ठीक है। इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, पी सिंबल है मोमेंटम का, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। पोजिशन is denoted by x, तो uncertainty in position is given by delta x। तो uncertainty principle mathematically ये है। जो इसमें राइट साइड में चीज लिखी है that is h divided by some constant called 4 pi, और इसी h upon 4 pi को हम बोलते हैं modified Planck's constant, ठीक है। तो h वही है, हमने जो प्लैंक्स कांस्टेंट लिया था, जो वैल्यूज ली थी वो सेम है, उसी चीज को हम डिवाइड करते हैं 4 पाई से, जो नंबर मिलता है उसको हम मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो डेल्टा p इनटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो दोनों में से एक को ही पूरी सर्टेनिटी के साथ हम किसी भी टाइम पे बता सकते हैं, आइदर मोमेंटम और पोजीशन। ये तो था हमारा इसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज अबाउट the energy and the instant of time at which the energy of that particle we are talking about. So if the uncertainty in the energy is given by delta E and the uncertainty is time is given by delta T, then the uncertainty principle states what? Delta E into delta T is greater than equal to h by 4 pi। सेम कॉन्स्टेंट है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों केस में सेम है। तो आपको बस ये पता है कि इसका जो पहला पोस्टुलेट है, पहला स्टेटमेंट है, उसमें वी आर टॉकिंग मोमेंटम वर्सेस पोजीशन, कि वो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, और सेकंड वाले में आप बात कर रहे हैं एनर्जी वर्सेस टाइम। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल से एन इलेक्ट्रॉन, बट उसी टाइम पे मतलब या तो आप बता सकते हो कि इस टाइम पे एनर्जी है, या फिर आप बता सकते हो कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो इट्स आइदर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी और इट इज एनर्जी वर्सेस द टाइम एट व्हिच वी आर हैविंग दैट एनर्जी। ओके, ओके, आई विल करेक्ट दिस एंड गिव।
One way to visualize the uncertainty principle is to consider the simultaneous measurement of position and momentum and the simultaneous measurement of energy and time. ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किए फर्स्ट टू पॉइंट्स. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये साइमल्टेनियस मेजरमेंट कौन सा पेयर है या तो पोजीशन मोमेंटम का या दूसरा पेयर हो सकता है एनर्जी एंड टाइम का. तो ये साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर आपका आएगा ही. ठीक है, दैट्स व्हाई द टर्म अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि ये वाला जो आपका राइट हैंड साइड का ये जो कांस्टेंट है काफी स्मॉल वैल्यू है. h ही आपका 10 क्या होता है -34 डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर. इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है. ठीक है, तो अब बाकी इसमें थोड़ा बहुत बचा है, ज्यादा नहीं. श्रोडिंगर इक्वेशन हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे. वील टू सी क्या इक्वेशन होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. क्वांटम नंबर्स देखेंगे हम. ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे ईडीसी सब्जेक्ट में. ईडी सब्जेक्ट में एनर्जी बैंड डायग्राम्स कैसे बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वो उसका बेसिक होता है कि क्यों एनर्जी के बैंड्स बनते हैं, एनर्जी के डिस्क्रीट लेवल का बैंड बन गए, कैसे हुआ, वो सब पॉलीज एक्सक्लूजन. इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है. अभी तक हमने मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स का रिव्यू कर लिया, श्रोडिंगर इक्वेशन वाला टॉपिक बचा है. इसके बाद क्वांटम नंबर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल जंप इनटू सेमीकंडक्टर फिजिक्स प्रॉपर्ली. ठीक है, फिर हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स एंड इक्वेशंस, मास एक्शन लॉ पढ़ेंगे. तो वो प्लान है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. फिलहाल मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी आज की क्लास की एंड दैट्स ऑल. कल मिलते हैं एंड whoever is sending me the sheet भेज देना शाम तक इन द चैट. ठीक है मैम? हाँ जी. भेज दिया आपके चैट. मैं इसी ना कहता चैट पे नॉर्मल चैट. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. ओके ओके देन ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे. कल मिलते हैं क्लास के लिए. हाँ जी. ओके मैम. मैम मल्टी डायमेंशन थ्योरी किस पे आती है? मल्टी डायमेंशन. हेलो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर. कौन सी थ्योरी पूछ. मल्टी डायमेंशन थ्योरी. और बताओ इसके बारे में, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो. मैम जैसे एक टाइम पे मैम कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह कुछ और हो सकता है, तो ये थ्योरी मैम किस में आती है? कौन सी थ्योरी बोल रहे हो आप, मुझे नहीं पता. एक टाइम पे कुछ. हाँ मैम ये आइंस्टाइन ने मैम पहले तो मैम रिजेक्ट कर दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैम उसे भी मानना पड़ा था एक जब उसे मल्टी डायमेंशन थ्योरी की मैम एक समय पे कहीं दूसरी चीज मैम, जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो किसी और डायमेंशन में मैं कुछ काम कर रहा हूँ. अच्छा, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, उसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं. तो दिस इज मतलब ईडीसी सब्जेक्ट में तो बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो आपको की आइडिया रहे कि अच्छा एनर्जी के लेवल्स होते हैं. ठीक है, और सर्टेन टाइप की बॉन्डिंग होती है, उतना ही काफी है. ये सब आपके फिजिक्स के टॉपिक है एज सच, है ना. अगर आपको मैम आपके सिलेबस में नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स का, आपको ऐसे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. मतलब जो आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं उसमें ईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहिए वो थोड़ा सा एक रिव्यू. सो इट्स नॉट देयर एज अ डिटेल्ड चैप्टर. ये आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, प्रोबेबली फिजिक्स में पढ़ा होगा. एंड आपको अगर इंटरेस्ट है, आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, आप इसे पढ़ सकते हैं अलग से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स पे. बट अगर हम इस सब्जेक्ट को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े तो नहीं, इस सब्जेक्ट में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. एट एनी पॉइंट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे देने होंगे क्वेश्चंस या कुछ, वो मैं दे दूंगी. तो वो आप फिक्र मत करिए. आउट ऑफ इंटरेस्ट या डेफिनेटली गो हेड, रिलेटिविटी मल्टी डायमेंशनल थ्योरी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है,
ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू। और कोई क्लास है आपकी अभी? मैम अभी है 4 o'clock है।